तो ये स्टोरी है श्रेयांश जैन जी की, जो कि लखनऊ से बेंगलोर जा रहे थे, जहां का फ्लाइट फेयर था 10,023 रुपए। पर इनकी नजर फ्लाइट फेयर से थोड़ी सी ऊपर उस प्राइस की ब्रेकेज पर पड़ती है और ये इंडिगो को टैग कर बड़े फनी वे में कुछ सवाल पूछते हैं कि ये क्यूट चार्जेस क्या है, क्या ये तुम पैसेंजर्स की क्यूटनेस पर लगाते हो या एयरप्लेन की, और ये यूजर डेवलपमेंट फीस क्या है, आप मुझे अपनी फ्लाइट में बिठाकर कैसे डेवलप करोगे, और ये एविएशन सिक्योरिटी फीस क्या है, क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरता मेरी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, या फिर सरकार ने ये वाली सिक्योरिटी भी आउटसोर्स कर दी। अब बातें तो इनकी एकदम सही है, और अगर आपने भी कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया है और आपने भी सेम चीजें सोची हैं, तो वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में फ्लाइट टिकट इतनी महंगी क्यों है, और श्रेयांश जी को भी उनके सवालों के जवाब दूंगा। अब एक बार इस प्राइस पर नजर मारिए, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि फ्लाइट वाले कितना पैसा कमा रहे हैं हमें लूट लूट कर, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि इंडिगो को छोड़कर बाकी सारी की सारी कंपनीज लॉस में ऑपरेट कर रही हैं, और अगर आपको भी बात झूठ लग रही है ना, तो इसे समझने के लिए हमें पूरे के पूरे प्राइस ब्रेकेज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो है बेस टिकट चार्ज, जो कि इस केस में है 7,835 रुपीज, जो कि जाता है डायरेक्ट कंपनी की जेब में, यानी कि इस केस में वो जाएगा इंडिगो के पास। फिर आता है इसमें श्रेयांश जी का क्यूट चार्ज, जो कि है कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट चार्ज, जिसमें कि जब आप एयरपोर्ट में एंटर करते हो ना, तो आप वहां पर एस्केलेटर्स यूज करते हो, और जो वहां पर आपका बैगेज हैंडल होता है। Board another plane. Recorded this unidentified employee just throwing the luggage off the plane. सॉरी, फेंका जाता है, तो उसके भी एयरपोर्ट आपसे चार्ज लेता है, जो कि है क्यूट चार्ज। फिर इसमें है रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज। इसे समझने के लिए आप पहले ये समझो कि ये है क्यों। एक्चुअली 2016 में एनडीए गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, उड़ान स्कीम। प्रदेश में सस्ते हवाई सफर का सपना पूरा होने जा रहा है। अब 1 घंटे में 500 किलोमीटर तक का हवाई सफर मात्र 2,500 रुपए में तय किया जा सकेगा। उस पहल से न सिर्फ एविएशन सेक्टर को बल मिलेगा, बल्कि देश में रीजनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें कि कुछ डेडिकेटेड रूट्स पर फ्लाइट प्राइसेस 2500 पर आवर की लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते, जिससे कि देश का आम नागरिक भी उड़ सके। पर ऐसा तो नहीं कि उस रूट के फ्लाइट चार्जेस भी 2500 ही हो, नहीं। तो जो वहां पे 2500 और टोटल प्राइस के बीच का डिफरेंस है, उसे सरकार पे करती है एयरलाइन कंपनीज को। पर भूलो मत, अगर सरकार किसी को कुछ भी फ्री में दे रही है, तो वो उसका पैसा किसी और से वसूल कर रही है। तो यहाँ भी सरकार ने एयरलाइन कंपनीज पर 50 रुपीज पर सीट का चार्ज लगा दिया, और वही चार्ज एयरलाइन कंपनीज ने नॉर्मल पैसेंजर्स पर थोप दिया एज ए रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज। तो अब है यहाँ एविएशन सिक्योरिटी फीस, जो कि इस केस में है 236 रुपीज, जो कि और कुछ नहीं, जो वहां पर आर्मी एविएशन कॉर्प्स होते हैं ना, और वहां पे सिक्योरिटी वाले होते हैं, डायरेक्टली उनके पास चले जाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज है कि जब हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारे जो सिक्योरिटी के लिए वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं, उनकी सैलरी उस टैक्स से नहीं जानी चाहिए। चलो खैर, हमारे पास अब है यूजर डेवलपमेंट फीस, जिसकी कहानी बहुत ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी एयरपोर्ट को खुद नहीं चलाती, वो निकालती है उसका टेंडर प्राइवेट कंपनीज के लिए, जिसे कि आजकल लोग प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। तो जब सरकार ये टेंडर निकालती है, तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज इस टेंडर को फाइल करते हैं, और वो बताते हैं कि वो सरकार को पर पैसेंजर कितना पैसा दे सकते हैं, और जिसकी बिड ज्यादा बड़ी होती है, उसे ये एयरपोर्ट एज ए लीज पे दे दिया जाता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए अडानी जी की बिड सबसे ज्यादा है, जो कि है 177 रुपीज, और सेम ही है जयपुर के लिए। और यहाँ से शुरू होती है असली गेम, जो ये 177 रुपीज का चार्ज है, जो कि अडानी जी को गवर्नमेंट को देना है। ये अडानी जी अपने प्रॉफिट में से थोड़ी देंगे। इस चार्ज को पैसेंजर्स के ऊपर इम्पोज करना शुरू कर दिया गया एज अ यूजर डेवलपमेंट फीस। और ऐसा नहीं है कि ये यूजर डेवलपमेंट फीस बढ़ नहीं रही है भाई, ये ईयर ऑन ईयर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पर मैं आपको 10 साल का डेटा दिखाकर आपको ब्रेन वॉश नहीं करूंगा। यहाँ पर जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा वो 2023, 24 और 25 का डेटा है, जो कि गवर्नमेंट साइट्स पर भी अवेलेबल है। जैसे कि बेंगलोर की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस 2023 में 350 थी, जो कि बढ़कर 2024 में 450 हो गई, और आज 2025 में वो फीस 550 पहुंच चुकी है। हैदराबाद एयरपोर्ट में 2023 में यूडीएफ 480 रुपए था, जो कि 2024 में बढ़कर 700 रुपए हो गया, जो कि लगभग 50% का इंक्रीज है। और यही यूडीएफ 2025 में 750 रुपए हो चुका है। लखनऊ, जहाँ की स्टोरी श्रेयांश जी की भी है, वहां पर 2023 में यूडीएफ था 163 रुपीज, जो कि 2024 में बढ़कर हो गया 750 रुपए, जो कि एक साल में 5 टाइम से भी ज्यादा का इंक्रीज है। और यही यूडीएफ 2025 में हो चुका है 850 रुपए का। बहुत ज्यादा इंसेनली बढ़ रहा है ये यूडीएफ। फिर हमारे पास है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आखिर हमें सरकार को डायरेक्टली भी तो पैसा खिलाना पड़ेगा ना, तो इस केस में हमारे पास जीएसटी है 399 रुपीज। वैसे ऐसा नहीं है कि जीएसटी को लाया तो गया था टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, पर इसके आने के बाद और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ये शायद मुझे ही लगता है, अगर आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हो गई उस हिस्से की बात जो कि अब तक हमें दिखाया गया। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार, एयरलाइन कंपनी तो अभी भी पर पैसेंजर 7,885 रुपीज बचा रही है, तो ये लॉस में कैसे हो सकती है।
होती है? मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट है एविएशन फ्यूल की, जो कि सिंपल टर्म्स में एरोप्लेन का पेट्रोल होता है और पूरे के पूरे बेस फेयर का अराउंड 30% सिर्फ इसी में चला जाता है, जो कि श्रेयांश जी के केस में है 2365 रुपीज। अब वैसे सरकार कहती है उड़े देश का आम नागरिक, और एविएशन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 20% का टैक्स लगाती है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 11% का टैक्स लगाती है, जो कि कंबाइंड होता है 31%। एविएशन फ्यूल से भी सरकार के खाते में पैसे जा रहे हैं यार। अगर आप सोच रहे हो कि यार ये फिर भी 5500 रुपीज तो पर पैसेंजर बचा ही रहे हैं ना, जी नहीं। जो एरोप्लेन होते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा पैसा खाती है, जो कि पूरे बेस फेयर का अराउंड 30%, जो कि इस केस में बनता है 2365 रुपीज सिर्फ मेंटेनेंस में चला गया, जिसमें से कि पीछे बचता है 3155 रुपीज, जिसमें कि भी स्टाफ की सैलरीज, गवर्नमेंट को टैक्स देना अभी बिल्कुल बाकी है। और ये जो एरोप्लेन होते हैं ये कंपनीज के द्वारा ओन नहीं होते, ये लीज पर होते हैं, तो इसकी लीज का प्राइस तो अभी हमने दिया ही नहीं। तो बताओ, हुई ना कंपनीज लॉस में? तो इसीलिए है फ्लाइट्स की टिकट इतनी महंगी, और इसी महंगाई में और जान डाल दी थी गो फर्स्ट एयरलाइन की बैंकरप्सी में। Cash-strapped airline Go First has cancelled all its flights till May 12th. गो फर्स्ट एयरलाइन, जिसने जनवरी 2023 में 12 लाख पैसेंजर से ज्यादा के साथ उड़ान भरी थी और जिसका मार्केट शेयर 8.8% से भी ज्यादा था, उसने मई 2023 में लॉसेस के चलते बैंकरप्सी फाइल कर दी। और फिर क्या होना था, उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक का लोड बाकी कंपनीज पर एकदम से टूट पड़ा। डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई तो पहले से ही कम है, तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ, डिमांड ज्यादा के चलते प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हो गए, और इसी डिमांड को कैटर करने के लिए इंडिगो ने अराउंड 1000 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, और एयर इंडिया ने अराउंड 250 एयरबस एंड 220 एयर बोइंग का ऑर्डर दिया है। और यहाँ खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्डर तो आज दिया है, बट ये प्लेन्स की डिलीवरी इनको 2030 से पहले बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो ये थी मेरी रिसर्च बढ़ते फ्लाइट प्राइसेस के ऊपर। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और अगर आपको भी दहेज के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि वो हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदुइज्म में कैसे आया, तो इस वाली वीडियो को जरूर चेक करना। इसमें मैंने पूरा का पूरा उसका ओरिजिन बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।